क्लास 11 साइकोलॉजी चैप्टर 4 मानव विकास। विषय वस्तु परिचय। चलिए शुरू करते हैं। विकास का अर्थ। जब हम विकास के बारे में सोचते हैं तो निरपवाद रूप से हम दैहिक परिवर्तनों के बारे में सोचते हैं, क्योंकि घर में भाई बहनों में, विद्यालय में मित्रों सहयोगियों में, अथवा घर में माता पिता एवं दादा दादी या अपने आसपास के अन्य लोगों में ये परिवर्तन समानता देखे जाते हैं। गर्भाधान से लेकर मृत्यु के क्षणों तक हम मात्र दैहिक रूप से ही परिवर्तित नहीं होते, बल्कि हम सोचने, भाषा के उपयोग तथा सामाजिक संबंधों को विकसित करने के तरीकों के आधार पर भी परिवर्तित होते रहते हैं। याद रखें कि परिवर्तन एक व्यक्ति के जीवन के कुछ ही क्षेत्र तक सीमित नहीं होते। ये व्यक्ति के एकीकृत रूप से या एक साथ उत्पन्न होते हैं। विकास गतिशील, क्रमबद्ध तथा पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है, जो गर्भाधान से प्रारंभ होता है तथा जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास में मुख्यतः समृद्धि एवं ह्रास, जो वृद्धावस्था में देखा जाता है, दोनों ही तरह के परिवर्तन निहित होते हैं। विकास जैविक, संज्ञानात्मक तथा समाज सामयिक प्रक्रियाओं की परस्पर क्रिया से प्रभावित होता है। माता पिता से वंशानुगत रूप से प्राप्त जीन के कारण होने वाले विकास, जैसे लंबाई एवं वजन, मस्तिष्क, हृदय एवं फेफड़े का विकास इत्यादि, ये सभी जैविक प्रक्रियाएं, बायोलॉजिकल प्रोसेस की भूमिका को इंगित करते हैं। विकास में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं, कॉग्निटिव प्रोसेस की भूमिका का संबंध ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करने तथा इनसे संबंधित मानसिक क्रियाओं जैसे चिंतन, प्रत्यक्षण, अवधान, समस्या समाधान आदि से है। विकास को प्रभावित करने वाली समाज संवेगात्मक प्रक्रियाओं, सोशियो इमोशनल प्रोसेस का संबंध एक व्यक्ति की दूसरों के साथ अंतक्रिया में होने वाले और संवेग तथा व्यक्तित्व में होने वाले परिवर्तनों से है। एक बच्चे का अपनी माँ से लिपट जाना, एक छोटी बच्ची का अपने भाई बहनों के प्रति स्नेहमय भाव का प्रदर्शन, अथवा एक किशोर का मैच हारने का दुख, सभी मानव विकास में समाज संवेगात्मक प्रक्रियाओं की गहन लिप्तता को प्रकट करते हैं। यद्यपि आप इस पाठ्य पुस्तक के अलग अलग अध्याय में अलग अलग प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, यह स्मरण रखना महत्वपूर्ण है कि जैविक, संज्ञानात्मक तथा समाज संवेगात्मक प्रक्रियाएं एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक की संपूर्ण अवधि में ये प्रक्रियाएं व्यक्ति के विकास में होने वाले परिवर्तनों को समग्र रूप में प्रभावित करती है। विकास का जीवन पर्यंत परिप्रेक्ष्य। जीवन पर्यंत परिप्रेक्ष्य के अनुसार विकास के अध्ययन में निम्नलिखित मान्यता या पूर्वधारणाएं निहित हैं। विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात विकास गर्भाधान से प्रारंभ होकर वृद्धावस्था तक सभी आयु समूहों में होता है। इसमें प्राप्तियां तथा हानियां दोनों ही सम्मिलित होती हैं, जो संपूर्ण जीवन विस्तार में गत्यात्मक तरीके से एक पक्ष में परिवर्तन के साथ दूसरे पक्ष में परिवर्तन का होना अंतःक्रिया करती है। जन्म से मृत्यु तक की संपूर्ण अवधि में मानव विकास की विभिन्न प्रक्रियाएं, अर्थात जैविक, संज्ञानात्मक तथा समाज संवेगात्मक, एक व्यक्ति के विकास में एक दूसरे के से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। विकास बहुदिश है। विकास के एक दिश हुए आयाम के कुछ आयामों या घटकों में वृद्धि हो सकती है, जबकि दूसरे हास का प्रदर्शन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, प्रौढ़ के अनुभव उन्हें अधिक बुद्धिमान बना सकते हैं, जबकि उनके निर्णयों को दिशा प्रदान कर सकते हैं। जबकि उम्र बढ़ने के साथ गति की मांग करने वाले कार्यों जैसे दौड़ना पर एक व्यक्ति का निष्पादन कम हो सकता है। विकास अत्यधिक लचीला या संशोधन योग्य होता है, अर्थात व्यक्ति के अंतर्गत होने वाले मानसिक विकास में परिमार्जनशीलता पाई जाती है। यद्यपि लचीले पल में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है। इसका अर्थ यह है कि संपूर्ण जीवन क्रम में कौशलों तथा योग्यताओं में सुधार या विकास किया जा सकता है। विकास ऐतिहासिक दशाओं में प्रभावित होता है। उदाहरणार्थ, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रहे 20 वर्षीय व्यक्ति का अनुभव आज के 20 वर्षीय व्यक्ति के बहुत भिन्न होगा। आज के विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों का कैरियर या जीविका के प्रति रुझान उन विद्यार्थियों से भिन्न है जो 50 वर्ष पहले विद्यालय स्तर के थे। विकास अनेक शैक्षणिक विद्याओं के लिए एक महत्वपूर्ण सरोकार है।
विभिन्न विषयों जैसे मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, समाजशास्त्र तथा तंत्रिका विज्ञान में मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक विषय संपूर्ण जीवन क्रम में होने वाले विकास को समझने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पे देखिए क्या है, समृद्धि, विकास, परिपक्वता तथा क्रम विकास। समृद्धि, ग्रोथ, शारीरिक अंगों और संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को कहते हैं, अथवा इसका मापन मात्राकरण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ऊंचाई, वजन आदि में वृद्धि। विकास, एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से व्यक्ति संपूर्ण जीवन चक्र में बढ़ता रहता है और परिवर्तित होता रहता है। विकास शब्द उन परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिनके होने की एक दिशा होती है तथा जिनका इनके पूर्ववर्ती कारकों से एक निश्चित संबंध होता है, जो बाद में यह निर्धारित करेंगे कि इसके बाद इन परिवर्तनों के बाद क्या आएगा, क्या घटित होगा, किस तरह के परिवर्तन होंगे। अल्पकालिक बीमारी के कारण होने वाले अस्थायी परिवर्तन उदाहरणार्थ विकास के अंतर्गत नहीं आते। विकास के फलस्वरूप होने वाले सभी परिवर्तन एक जैसे नहीं होते। अतः आकार में परिवर्तन, शारीरिक समृद्धि, अनुपात में परिवर्तन, बच्चे से प्रौढ़, अभिलक्षणों अथवा आकृति में परिवर्तन, दूध के दांतों का निकल जाना तथा नई आकृतियों या अभिलक्षणों को पाना, ये सभी परिवर्तन अपनी गति तथा व्यापकता के स्तर में भिन्न होते हैं। समृद्धि विकास का एक पक्ष है। परिपक्वता, मैच्योरेशन, उन परिवर्तनों को इंगित करता है जो एक निर्धारित क्रम का अनुसरण करते हैं। प्रधानतः उस आनुवंशिक रूपरेखा ब्लूप्रिंट से सुनिश्चित होते हैं जो हमारी समृद्धि एवं विकास में समानता उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए अधिकांश बच्चे 7 माह की आयु तक बिना सहारे के बैठ सकते हैं, 8वें महीने तक सहारे के साथ खड़े हो सकते हैं, 1 वर्ष की उम्र तक चलने लगते हैं। एक बार जब बच्चे की आधारभूत शारीरिक संरचना पर्याप्त रूप से विकसित हो जाती है तो इन व्यवहारों में कुशलता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त परिवेश एवं थोड़े से अभ्यास की आवश्यकता होती है। परंतु यदि बच्चे की परिपक्वता की दृष्टि से तैयार नहीं है तो इन व्यवहारों को त्वरित करने के लिए किए गए प्रयास का कोई लाभ नहीं होता। ये प्रक्रिया अंदर से प्रस्फुटित होती हैं। यह आंतरिक एवं आनुवंशिक रूप से निर्धारित समय सारणी जो प्रजाति विशेष की चरित्रगत विशेषता होती है के अनुसार घटित होती हैं। क्रम विकास, इवोल्यूशन, प्रजाति विशिष्ट परिवर्तनों को कहते हैं। प्राकृतिक चयन एक विकासवादी प्रक्रिया जो उन व्यक्तियों या प्रजातियों को लाभ पहुंचाती है जो अपनी जीवन रक्षा तथा वंश परंपरा को आगे बढ़ाने अर्थात प्रजनन कार्य करने के लिए सर्वश्रेष्ठ रूप से अनुकूलित होती है। विकासवादी परिवर्तन किसी प्रजाति की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। क्रम विकास अत्यंत धीमी गति से बढ़ता है। आदि वानर प्रजाति से मनुष्य प्रजाति की उत्पत्ति से लगभग 14 मिलियन 1 करोड़ 40 लाख वर्ष लगे। ऐसा अनुमान लगाया गया कि प्राग्ञ मानव लगभग 50,000 वर्ष पहले अस्तित्व में आया। एक व्यक्ति परिस्थिति अथवा संदर्भ के आधार पर अनुक्रिया करता है। इस संदर्भ में अंतर्गत वंशानुगत रूप से प्राप्त विशेषताएं भौतिक, पर्यावरण, सामाजिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ आदि सम्मिलित है। उदाहरण के लिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाएं एक जैसी नहीं होती। जैसे माता पिता की मृत्यु, दुर्घटना, भूकंप आदि एक व्यक्ति के जीवन क्रम को जिस प्रकार प्रभावित करते हैं, वैसे ही पुरस्कार जीतना या एक अच्छी नौकरी पा लेना जैसी सकारात्मक घटनाएं भी विकास को प्रभावित करती हैं। संदर्भों के बदलने के साथ साथ लोग बदलते रहते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले कारक। क्या आपने कभी एक कक्षा में देखा है कि आप में से कुछ लोगों की त्वचा का रंग सांवला है तथा कुछ लोगों की त्वचा का रंग साफ या गोरा है। आपके बाल और आँखों के रंग भिन्न हैं। आप में से कुछ लंबे हैं, कुछ छोटे, कुछ शांत या उदास है, जबकि दूसरे बातूनी या प्रसन्नचित्त है। शारीरिक लक्षणों के अतिरिक्त बुद्धि, अधिगम, योग्यताओं, स्मृति तथा अन्य मानसिक लक्षणों के आधार पर भी लोगों में भिन्नता पाई जाती है। इन भिन्नताओं के बावजूद किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरी प्रजाति के प्राणी के रूप में पहचानने की गलती नहीं की जा सकती। हम सभी प्राज्ञ मानव हैं। वह क्या कारण है जो हमें एक दूसरे से भिन्न बनाता है, परंतु साथ ही साथ एक दूसरे से बहुत हद तक समान भी हैं? इसका उत्तर आनुवंशिकता एवं परिवेश की अंतःक्रिया में छिपा है। आप अध्याय 3 में पहले ही पढ़ चुके हैं कि आनुवंशिकता का सिद्धांत प्रत्येक प्रजाति की विशेषताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने या हस्तांतरण करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। हम आनुवंशिक कूट संकेत जो हमारे शरीर के प्रत्येक कोश में विद्यमान रहते हैं, अपने माता पिता से वंशानुगत रूप में पाते हैं। हमारे आनुवंशिक कूट संकेत एक तरह से एक जैसे उनमें मनुष्य के आनुवंशिक कूट संकेत होते हैं। यह मनुष्य के आनुवंशिक कूट संकेत के कारण ही हैं, किंतु मनुष्य का एक निश्चित अंडा मानव शिशु के रूप में
विकसित होता है और वह एक हाथी, एक पक्षी अथवा एक चूहे के रूप में विकसित नहीं हो सकता। आनुवंशिक हस्तांतरण अत्यधिक जटिल प्रक्रिया है। अधिकांश विशेषताएं जिन्हें हम मनुष्यों में देखते हैं वे बहुत बड़ी संख्या में जीनों के जुड़ने से के क्रम के कारण हैं। आप 80,000 या उससे भी अधिक जीनों के जुड़ने के अलग अलग तरह के क्रमों की कल्पना कर सकते हैं जो विविध प्रकार के विशेषताओं तथा व्यवहारों को निर्धारित करते हैं। हमारी आनुवंशिक संरचना द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी विशेषताओं को प्राप्त कर लेना भी संभव नहीं है। वास्तविक आनुवंशिक तत्व या व्यक्ति की आनुवंशिक विरासत या वंश परंपरा को जीन प्रारूप जीनोटाइप कहते हैं, परंतु हमारी प्रेक्षणीय विशेषताओं में आनुवंशिक तत्व पूरी तरह से प्रदर्शित या स्पष्ट रूप से पहचानने योग्य नहीं होता। प्रेक्षणीय तथा मापन योग्य विशेषताओं के रूप में जिस प्रकार व्यक्ति के जीन प्रारूप अभिव्यक्त होता है उसे दृश्य प्रारूप फोनोटाइप कहते हैं। शारीरिक लक्षण जैसे ऊंचाई, वजन, आँख तथा त्वचा का रंग एवं अनेक मानसिक विशेषताएं जैसे बुद्धि, सृजनात्मकता और व्यक्तित्व दृश्य प्रारूप के अंतर्गत आते हैं। व्यक्ति में ये देखी जा सकने वाली विशेषताएं व्यक्ति की वंशानुगत शीलकूट तथा उनके परिवेश की अंतक्रिया के परिणाम हैं। आप जानते हैं कि ये वे आनुवंशिक कूट संकेत है जो एक बच्चे को एक विशेष तरीके से विकसित होने के लिए पूर्व प्रवृत्त करते हैं। व्यक्ति के विकास के लिए जीन का एक विशिष्ट रूपरेखा, ब्लूप्रिंट तथा समय सारणी प्रदान करते हैं, परंतु जीन का अलग से या पृथक अस्तित्व नहीं होता और विकास व्यक्ति के परिवेश के संदर्भ में होता है। यही वह कारण है जो हम में से हर एक को अपने तरह का एक अलग व्यक्ति बनाता है। परिवेशी प्रभाव क्या है? परिवेश विकास को किस प्रकार से प्रभावित करता है? एक अंतर्मुखता की ओर प्रवृत्त करने वाले जीन रूप से युक्त बच्चे की कल्पना कीजिए जो ऐसे परिवेश में है जो सामाजिक अंतःक्रिया तथा बहिर्मुखता को बढ़ावा देता है। ऐसे परिवेश का प्रभाव बच्चे को थोड़ा बहिर्मुखी बना सकता है। आइए एक दूसरा उदाहरण लें। एक छोटे कद के जीन से युक्त व्यक्ति यदि वह अच्छे पोषण वाले परिवेश में है तब भी सामान्य से अधिक लंबा होने में कभी भी सक्षम नहीं होगा। इससे यह प्रदर्शित होता है कि जीन सीमाओं को निर्धारित कर देते हैं और सीमा के अंतर्गत परिवेश विकास को प्रभावित करता है। अब तक आप यह जान चुके होंगे कि बच्चे के विकास के लिए माता पिता जीन प्रदान करते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह निर्धारित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है उनके बच्चे किस तरह के परिवेश को पाएंगे? सैंड्रा स्कॉर 1992 का मानना है कि अपने बच्चे को माता पिता जो परिवेश प्रदान करते हैं वह कुछ हद तक उनकी स्वयं की आनुवंशिक पूर्व प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए यदि माता पिता बुद्धिमान तो अच्छे पाठक हैं तो वे अपने बच्चे को पढ़ने के लिए पुस्तक देंगे, जिसका संभावित परिणाम यह होगा कि उनके बच्चे अच्छे पाठक बन जाएंगे और वे पढ़ने में आनंद का अनुभव करेंगे। सहयोगी एवं ध्यान देने की प्रवृत्ति जैसे अपने जीन प्रारूप जो उसे वंशागत रूप से प्राप्त है के परिणामस्वरूप एक बच्चा उन बच्चों की तुलना में जो सहयोगी एवं ध्यान देने वाले नहीं हैं अध्यापकों तथा माता पिता से अधिक सुखद अनुक्रियाएं प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त बच्चे अपने जीन प्रारूप के आधार पर स्वयं कुछ परिवेश का चयन करते हैं। उदाहरण के लिए अपने जीन प्रारूप के कारण वे संगीत या खेलकूद में अच्छा निष्पादन कर सकते हैं और वे वैसे परिवेश को ढूंढेंगे तथा उसमें अधिक समय व्यतीत करेंगे जो उन्हें संगीत परक कौशलों के निष्पादन या अभ्यास का अवसर प्रदान करेगा। इसी प्रकार एक खिलाड़ी खेलकूद से संबंधित परिवेश की खोज करेगा। परिवेश से ऐसी ही अंतःक्रियाएं शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक परिवर्तित होती रहती है। परिवेशीय प्रभाव भी उतने ही जटिल होते हैं जितने कि वंश परंपरा से प्राप्त जीन। यदि आपकी कक्षा का मॉनिटर पढ़ने लिखने में तेज होने तथा लोकप्रिय विद्यार्थी होने के आधार पर चुना जाता है तो क्या आप यह मानते हैं कि यह उसके जीन अथवा परिवेश के प्रभाव के कारण है? एक ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा जो अत्यधिक बुद्धिमान है, यदि आपने अपने को ठीक तरह से अभिव्यक्त न कर पाने अथवा कंप्यूटर उपयोग की जानकारी न होने के कारण एक नौकरी पाने में सक्षम नहीं हो पाता तो क्या आप मानते हैं कि यह जीन अथवा परिवेश के कारण है?